जय हिंद बच्चों, शिक्षा कुल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ने प्लस अन नयन, तो यहाँ पे पूछा गया है में संधि है, तो कौन सी संधि यह पूछा गया है। तो सब बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और विरद्धि संधि। तो सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ रहा है। प्लस से पहले ने लिखा है और यहाँ पर अन लिखा है। अब देखिए, इसको संधि को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान देंगे संधि को बनानी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे संधि हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक नियम है, प्लस से पहले अगर ये आ जाए, प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है। देखिए, जब हम संधि बनाते हैं तो पहले मात्रा पे ध्यान देते हैं। मात्रा है, अगर मात्रा है तो मात्रा सबसे पहले लिखते। तो यहाँ पे मात्रा है, तो मात्रा यहाँ पे किसकी आ रही है, ए की। और उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा नियम आता है, तो प्लस से पहले ए और उसके बाद ए से अलग कोई भी स्वर आ जाए तो ए जो है अय में बदलता है। किसमें, अय में बदल जाता है। अब देखिए, अय में बदल चुका है, हमने न से मात्रा ली ए की, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ न बचा। और न कैसा बचेगा, स्वर रहित बचेगा। उसके बाद विकार होके क्या आया है, ए और ये। और हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ए और न बचा है। आपको करना क्या है, इसको बस जोड़ देंगे और संधि यहाँ पे बन जाएगी। देखिए, हमने यहाँ पे इसको संधि को जोड़ दिया है। तो इसको हम जब साथ में ये इसमें जोड़ेंगे तो ए जब न में जुड़ेगा तो न यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा, जो हलंत लगा हट जाएगा। और ए यह में जुड़ेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा न। और बन चुका है यहाँ पे नयन। और संधि का नाम क्या बन जाएगा, संधि का नाम बनेगा अयादि। क्या बनेगा बच्चों, अयादि यहाँ पे संधि का नाम हो जाएगा। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ चुका है, तो अयादि संधि हो जाएगी। उसके बाद बात करते तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, उन सभी बच्चों का सही हो जाएगा। क्लियर है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है। अब चलिए जान लेते हैं यहाँ पे यण संधि। यण संधि कैसे होती है। देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिखा है प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय लिखा है, तो प्लस से पहले क्या आ रहा है, कौन सी मात्रा, ई की आ रही है। और उसके बाद कोई भी ई से अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ना तो ह्रस्व ई आनी चाहिए, ना ही दीर्घ ई। तो ई से अलावा यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसका नियम क्या है, अगर ई आ जाए उसके बाद ए आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए इससे अलावा, तो वहां पे ई जो है ये में बदल जाती है। इसमें ये में बदली है। अब देखिए, ये में बदल चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, जिससे मात्रा लेते हैं वो आधा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ण क्या हो चुका है, आधा। और यहाँ पे बदल के क्या है, ये आया। और ये कैसा है, हलंत वाला। उसके बाद जो ए ये में जुड़ेगा तो यह को पूर्ण कर लेगा और हमारे पास क्या बचेगा, अय। प्रत्यय बन जाएगा, संधि का नाम यहाँ पे होगा यण संधि। अब बात करते हैं गुण संधि की। देखिए, गुण संधि की पहचान है, प्लस से पहले क्या होगा, प्लस से पहले ए होगा और प्लस के बाद ई होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनता है। और प्लस से पहले ए होगा और प्लस के बाद ऊ होगा, उसके बाद क्या बनेगा, ओ में बदल जाएगा। ये इसकी पहचान है। चलिए एक संधि बना लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, एक संधि बना देते हैं ताकि आपको याद रह जाए, जिससे हमने यहाँ पे बनाया है महा प्लस ईस, यहाँ पे बनाएंगे। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखिए संधि कैसे बनी है, प्लस से पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, और प्लस के बाद ई आ रहा है। इन दोनों का विकार जो होगा ए का निर्माण करेगा। कैसा, ए का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, मह बचा। और ए की मात्रा है को जाएगी, ए की मात्रा है को जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, महिष यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे महिष बन जाएगा। संधि का नाम गुण संधि हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। देखिए, बात करते हैं विरद्धि संधि की। तो विरद्धि संधि कैसे बनती है। ठीक है, विरद्धि संधि बनती है यहाँ पे प्लस से पहले ए हो या आ हो। ठीक है, और उसके बाद छोटा ए हो या बड़ा ए हो, इन दोनों के विकार से क्या बन जाता है, यहाँ पे बड़ा ए बन जाता है। क्या बनता है, यहाँ पे बड़ा ए बन जाता है, याद रखेंगे। तो ये तो यहाँ पे बन जाएगी ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनता है बड़ा ए। उसी प्रकार से प्लस से पहले ए हो या आ हो और उसके बाद क्या हो, ओ हो या बड़ा ओ हो, तो यहाँ पे क्या बनता है, बड़ा ओ बन जाता है, जिसपे दो
जिसकी दो मात्राएं होती हैं, जिसकी दो मात्राएं होती है इसे कहा जाता है वृद्धि संधि। इसका एक उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाएगा। जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 + 1, 1 + 1 हम यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान रखेंगे 1 और 1 कैसे बनेगा, तो प्लस से पहले मात्रा देखनी है, तो मात्रा है नहीं। अगर कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हर एक व्यंजन में ए शामिल होता है तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इन दोनों का विकार क्या होगा, नियम में देखेंगे ए + ए आ जाएगा तो बड़ा ए बनेगा। तो इन दोनों के विकार से क्या हो चुका, बड़ा ए बन जाएगा। और ये मात्रा किसे देगा, ये मात्रा देता है प्लस से पहले वाले को। तो प्लस से पहले वाला क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 1। क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 1 बन जाएगा। क्लियर है, इसे कहते हैं वृद्धि संधि। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है और इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। क्या पूछा गया यहाँ पे, व्यंजन संधि कौन सी है ये आपको बताना है। सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आएगा। और सभी प्यारे बच्चे लगातार क्लास में बने रहेंगे और क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अन्वेषण, यहाँ पे लिखा है उद्धार, लघुर्मी और पुरोहित। देखते हैं यहाँ पे कौन सी संधि आएगी। व्यंजन संधि पूछी गई है, तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। कोमल, राखी सभी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। और लगातार आप सभी क्लास में बने रहेंगे, बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे। चलिए बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बी जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए संधि बनाते कैसे हैं। इसका जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, संधि का विच्छेद क्या होता है, हम पदों को अलग अलग कर देते हैं। संधि शब्द को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे उद्धार लिखा है, तो हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, उत प्लस हार में करेंगे। किसमें, उत प्लस हार में इसको अलग करेंगे। और इसका नियम है, नियम याद रखेंगे। देखिए अगर प्लस से पहले हलंत वाला क्या आ जाए, तय आ जाए और बाद में है आ जाए, ठीक है, तो तय तो बदलता है दै में। किसमें बदलता है, तो याद रखेंगे तय तो बदलता है दै में और है बदलता है ध में। किसमें बदलता है, ध में बदलता है। अब यहाँ पे द और ध में बदल देगा। अगर तय आधा है तो द भी आधे में ही बदलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, उद्धार यहाँ पे बन जाएगा, या इसका दूसरा रूप बनेगा उद प्लस धार। दोनों ही रूप बिल्कुल सही है, आप याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे संधि का आंसर क्या बन चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या कौन सी संधि बन रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्या बनेगा, अनु प्लस, देखिए अनु प्लस एषण। क्या बनेगा, अनु प्लस एषण यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए इसका नियम है, प्लस से पहले क्या आ रहा है, वो आ रहा है, आप याद रखेंगे क्या आ रहा है, वो आ रहा है। और ऊ के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसा नियम में आता है, तो ऊ जो है वह में बदल जाता है। किस में बदलता है, तो ऊ बदलता है यहाँ पे वह में। और वह कैसा होता है, हलंत वाला। अब देखिए जब हमने किसी भी व्यंजन से अपनी स्वर की मात्रा ले ली है, तो वह कैसा हो जाएगा, स्वर रहित यानी कि हलंत वाला हो जाएगा। जब हमने इसकी मात्रा ले ली है न से, तो न कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, अन। उसके बाद रूप परिवर्तन क्या होके आया है, वह आया है, और वह होता है आधा। लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए जब वह को मात्रा देगा तो यहाँ पे इसको पूर्ण कर लेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे अन्वेषण। और संधि का नाम यहाँ पे हो जाएगा यण संधि। क्या बना है, संधि का नाम यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, अगर आपको समझ में आ चुका है आगे ध्यान देंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे इसमें कौन सी संधि बनने वाली है। इसका रूप लिखा जाता है लघु प्लस उर्मी। क्या लिखा जाता है, लघु प्लस उर्मी। तो यहाँ पे लिखा है लघु प्लस उर्मी। अब इसका नियम क्या है, नियम जान लेते हैं। देखिए नियम है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन सा वो आ रहा है, छोटा ऊ की मात्रा है और उसके बाद बड़े ऊ की, जब एक समान यानी कि एक जैसे स्वर आ जाएं, एक जैसे स्वर आ जाए, तो आपस में मिलकर अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं, बड़ा रूप यानी कि दीर्घ रूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा।
अब देखिए हमने ऊ की मात्रा यहां से ले ली तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ लघ बचा। क्या बचा, लघ। और जब भी विकार होके आता है तो मात्रा किससे जाएगी, प्लस से पहले वाले को। तो प्लस से पहले क्या आ रहा है, घ आ रहा है, और घ पर कौन सी मात्रा जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा जाएगी। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ चुकी है, ऊ हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमारे पास क्या बचा, रमी बचा। तो आप यहाँ पे रमी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, लघुरमी बन जाएगा। अगर आपसे संधि का नाम पूछा जाए तो संधि का नाम होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, याद रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, संधि का नाम दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन सी संधि बनती है, पुरः प्लस हित बनता है। क्या, पुरः प्लस हित बनता है। अगर प्लस से पहले विसर्ग आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है आ जाए तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, याद रखेंगे। ओ में बदल जाएगा तो ओ की मात्रा किसे जाती है, प्लस से पहले वाले को, यानी कि रे को जाएगी। किसको जाएगी, रे को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पुरोहित हो जाएगा, संधि का नाम बनेगा पुरोहित। ठीक है, और संधि का नाम यहाँ पे क्या होगा, जिसपे विसर्ग लगी है तो संधि का नाम होता है विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि यहाँ पे इसका नाम होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न आया है, रिजु का विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द होता है एक विपरीत अर्थक शब्द। कैसे होता है, विपरीत अर्थक, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाला। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लड़का, तो लड़का का यहाँ पे विपरीत क्या बनेगा, तो लड़की बनता है। क्या बनता है, लड़की बनता है। या अच्छे का बुरा बनेगा, जैसे अच्छा है, अच्छा का बुरा बनेगा। कैसा बनेगा, बुरा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत बनाने वाला होता है, विपरीत अर्थक जिसे हम कहते हैं। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सीधा, सरल, कठिन या वक्र। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है, और आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे सरल। सबसे पहले सीधे की बात करते हैं। अगर कोई चीज सीधी है तो उसे क्या उल्टा लिखा जाएगा, तो सीधा का क्या बनेगा, उल्टा। ये आप याद रखेंगे। देखिए अब सरल है तो सरल का क्या बनेगा, जटिल बनेगा। क्या बनेगा, जटिल। सरल का जटिल या कठिन होता है। क्या होता है, जटिल या कठिन होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कठिन लिखा है, तो कठिन का क्या बन जाएगा, सरल। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बना है यहाँ पे बच्चों, आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वक्र यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा गया है उत्कर्ष का विलोम। देखिए क्या पूछा गया है, उत्कर्ष का विलोम यानी कि विपरीत अर्थक शब्द पूछा गया है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अपकर्ष लिखा है, निष्कर्ष लिखा है, विमर्श लिखा है या सहर्ष लिखा है। सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। चलिए आप सभी लगातार कमेंट करते रहेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों के आंसर आने लगे हैं और बच्चे यहाँ पे सभी ए आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत शानदार। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्कर्ष का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए पूछा गया कोयल का सही पर्याय। ये पर्याय का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी, यानी कि वे सब जो समान अर्थ देते हो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो याद रखेंगे, तो क्या कहा जाता है इनका दूसरा नाम, समानार्थी। समानार्थी भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे, कभी आप परेशान हो जाओ कि समानार्थी क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है। या कभी कभी यहाँ पे आपको शॉर्ट में दे देता है पर्याय, कि आप इसका पर्याय बताइए, तो ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पिक लिखा है, काक लिखा है, सारंग है, उरग है। देखते हैं सबसे पहले बच्चों आंसर करना है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे, तो बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते उरग। उरग किसका है, तो व्याल का है।
व्याल, क्या है? व्याल है, या इसको कहा जाता है पन्नग, पन्नग कहा जाता है इसको। तो याद रखेंगे। एक और नाम है इसका सांप, क्या है? सांप इसको कहते हैं, सांप। ठीक है, सांप कहते हैं या इसको सर्प कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसको नाग भी कहा जाता है, तो ये क्या हो जाता है? नाग भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे सभी। बहुत शानदार, वो बताएंगे यहाँ पे। अब देखिए, सारंग किस किस का होता है? कबूतर का होता है। किसका होता है? कबूतर का होता है, याद रखेंगे। किसका होता है बच्चों? कबूतर का होता है यहाँ पे। ठीक है, घोड़े का होता है। तो ये आपको याद रखना है किस किस के यहाँ पे पर्यायवाची होते हैं। चलिए, बहुत शानदार। तो आप ध्यान रखेंगे, कबूतर, कोयल, तोता, यहाँ पे सभी के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यहाँ पे सभी के आ जाएंगे, तो याद रखना है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है? कबूतर है, कोयल है, कोयल है। तो ये सभी क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखेंगे, ये सभी क्या होते हैं? पर्यायवाची होता है, और इसे कहा जाता है सारंग। सूर्य, बादल, सूर्य, बादल, ये सभी किसके होते हैं? सूर्य, बादल। तो ये सब होते हैं क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है काक। काक किसका पर्यायवाची होता है? तो काक किसका पर्यायवाची होता है? तो ध्यान रखेंगे, तो काक होता है किसका? कोए का, जिसको हम कोआ बोलते हैं, कोआ बोलते हैं। करठ बोलते हैं इसको, करठ। पिसुन बोलते हैं, तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं? पिसुन बोलते हैं। वायस बोलते हैं। तो ये सभी क्या नाम है? इसके नाम हो जाएंगे, वायस। तो ये इसके होते हैं, कोआ के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? पीक लिखा है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जानेंगे यहाँ पे पीक किसका होता है? कोयल का। किसका होता है? कोयल का पर्यायवाची होता है, जिसे हम श्यामा कहते हैं। श्यामा कहा जाता है इसको। ठीक है, और एक और नाम है इसका कोकिला, कोकिला कहा जाता है इसको। ठीक, और एक और नाम है बसंत दूत। क्या है? वसंत दूत इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी। तो ये सभी किसके नाम हैं? कोयल के नाम होते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत शानदार। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और एक और नाम है इसका जो इंपॉर्टेंट है, काकपाली कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? काकपाली इसको कहा जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे इनको। तो क्लियर है? तो आंसर यहाँ पे क्या बना है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। सब बच्चे इसी तरह से क्लास में जुड़े रहेंगे। ये यहाँ पे बना है, भूधर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, बताना है भूधर का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भूपति, श्री कृष्ण, पर्वत, अवनी। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। और लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्लास में बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भूधर किसे कहा जाता है? भूधर, भूधर। तो यहाँ पे पहले ही देखिए, आपको पता चल रहा है भूधर किसका आ रहा है। तो भूधर किसका आ रहा है, तो बताएंगे कमेंट करके बच्चे। चलिए, बहुत शानदार। सब बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, भूधर कहा जाता है पर्वत को। जैसे इसका एक और नाम है नग। क्या कहा जाता है? नग इसको कहा जाता है। याद रखेंगे, पर्वत, पहाड़। क्या कहा जाता है? पहाड़ इसको कहा जाता है, पहाड़ इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको सैल भी कहा जाता है, सैल। क्या कहा जाता है? सैल इसको कहा जाता है। महीधर कहा जाता है, महीधर। तो ये सभी इसके किसके क्या है? पर्यायवाची होते हैं। इसके क्या होते हैं? सभी पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। और इसी तरह से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, एक और नाम है इसका गिरी। क्या होता है? गिरी होता है, आदरी होता है। क्या होता है? आदरी होता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अवनी। देखिए, अवनी किसका है? तो अवनी है धरती का। किसका है? धरती जिसे बोलते हैं, अवनी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, धरती कहा जाए इसको। ठीक है, धारित्री कहा जाए। क्या? धारित्री कहा जाए इसको, ये आप याद रखेंगे। या जमीन कहा जाए, भूमि कहा जाए, भू कहा जाए, जमीन, भूमि। ठीक है, भू, ये सब क्या होते हैं? धरा। क्या? धरा हो गया, धरती हो गया। ये सब क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? धरती,
चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने। तो क्या लिख देंगे, धरती और लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, धरती। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सभी के सभी अवनी यानी कि धरती के पर्यायवाची होते हैं, तो याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण के क्या क्या होते हैं याद रखेंगे। वासुदेव, क्या होता है, वासुदेव, वासुदेव। ठीक है, श्याम, ठीक है, कन्हैया। तो याद रखेंगे ये क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। श्री कृष्ण के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। गोपाल नाम है, क्या नाम है, गोपाल, गोपाल। तो सब क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। अब बात करते हैं भूपति की। देखिए यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है भूपति किसे कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजा को। यह यहाँ पे होता है निरप, क्या होता है, निरप होता है, या महिपाल होता है। क्या होता है, महिपाल होता है। आप याद रखेंगे ये क्या होते हैं, निरप होता है। ठीक है, भूपति हो गया। तो ये सब किसके होते हैं, राजा के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक और नाम लिखेंगे भूप, जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, भूप। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन चुका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। बहुत शानदार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आने वाला है, जो जाकर वापस आ जाए उसे क्या कहा जाता है, पुनरुक्ति, पूर्वोक्त, प्रत्यागत या प्रवासी। तो यहाँ पे सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और यहाँ पे आंसर भी करते रहेंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। देखिए तो यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। क्या कहा जाता है, प्रति प्लस आगत। देखिए प्रति का क्या अर्थ होता है, प्रति प्लस आगत इसका बनेगा अर्थ। ठीक है, प्रति प्लस आगत। तो प्रति का अर्थ होता है बाद में, क्या होता है, बाद में, और आगत माने आना, क्या होता है, आने वाला। ठीक है, बाद में आने वाला। जो जाकर पुनः आ गया हो, या जाकर पुनः आ गया हो, या बाद में आया हो, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे प्रत्यागत कहा जाता है। अब बात करते हैं पुनरुक्ति। देखिए पुनरुक्ति किसे कहा जाता है, जो शब्द वाक्य में, क्या, जो शब्द वाक्य में, जो शब्द वाक्य में दो बार लगातार आ जाए, लगातार आ जाए, क्या आ जाए, कोई शब्द वाक्य में लगातार दो बार आ जाता है, उसे कहा जाता है पुनरुक्ति, यानी कि बार बार आने वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वोक्त। यहाँ पे लिखा है पूर्वोक्त, क्या लिखा है, पूर्वोक्त। तो पूर्व का क्या होता है, पहले। तो यहाँ पे उक्त माने कहना, तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ बनेगा, पहले कहा हुआ, पहले कहा हुआ, जो पहले कह दिया हो, इसका अर्थ क्या है, जो पहले कह दिया हो उसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता है, पूर्वोक्त कहा जाता है। अब देखिए पर्यायवाची किससे कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं जो किसी प्रदेश में जाकर रहता है। कहां, जो प्रदेश में जाकर रहता है, जो प्रदेश में, जो प्रदेश में रहता हो, जो प्रदेश में रहता हो, जो प्रदेश में रहता हो उसे कहा जाता है पर्यायवाची। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ चुका है अच्छे से, बहुत शानदार। लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। विपत जाल में कौन सी संधि है, विपत प्लस जाल में कौन सी संधि आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान पहचान है, तो ध्यान रखना है।
यहाँ पे लिखा है गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और यहाँ पे लिखा है वृद्धि संधि। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्लास में बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विपत्त प्लस जाल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस से पहले हलंत आ रहा है। देखिए जब प्लस से पहले तय आ जाए, वो भी हलंत द्वारा बाद में जा जाए, तो तय भी जय में ही बदल जाता है। जैसे उत प्लस जुअल, क्या बना है, उत प्लस जुअल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस से पहले तय आ रहा है और प्लस के बाद जो आ रहा है जय आ रहा है, तो तय किस में बदलेगा, जय में बदल जाएगा। तो इसका क्या बन जाता है, तो इसका बन जाता है उज्ज्वल। क्या बनता है, उज्ज्वल यहाँ पे बन जाता है। और संधि का नाम होता है व्यंजन संधि। और इसकी पहचान क्या है, प्लस से पहले हलंत होगा। प्लस से पहले क्या होगा, हलंत होता है, तो ये इसकी पहचान है, याद रखेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बना है यहाँ पे व्यंजन संधि। क्या बना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका। देखिए स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। वृद्धि संधि का मैंने उदाहरण अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। बात करते गुण संधि के बारे में बता दिया था। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए क्या पूछा गया है, पुल्लिंग पूछा गया है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है अंधेर, मुंडेर, नकेल और बटेर। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे प्यारे बच्चों, और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंधेर, मुंडेर, नकेल और लिखा है बटेर। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, देखिए बटेर होती है, नकेल की जाती है, मुंडेर बांधी जाती है, तो अंधेर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द होगा। और तीनों के तीनों कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो याद रखेंगे, तो तीनों शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होंगे। और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो बच्चे आंसर करेंगे। इनमें से एक शब्द पुल्लिंग नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे, एक शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसा शब्द होगा जो स्त्रीलिंग होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द कौन सा है। यहाँ पे लिखा है बुधपुत्र, परिषद, पपीता और बाजार। तो देखते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी 3 शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग है, तो याद रखेंगे कैसे हैं, पुल्लिंग होते हैं। तीनों शब्द कैसे यहाँ पे पुल्लिंग है, और यहाँ पे परिषद क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये भी आप याद रखेंगे, स्त्रीलिंग। और ये इंपॉर्टेंट है, परिषद जो है महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है, तो क्या है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। तो कमेंट करना है और बताना है सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार, आप सभी इसी तरह से जुड़े रहेंगे क्लास में। बिल्कुल, तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। देखिए इसकी पहचान क्या, संबंध की, जहां पे आएगा जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो ये आप याद रखें, जो करेगा सो भरेगा। तो ये होता है यहाँ पे जो करेगा सो भरेगा। उसके बाद निजवाचक है, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निजवाचक आ जाएगा। जहां पे खुद आ जाए, मैं आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, निज आ जाता है। देखिए आप निश्चय की बात करते हैं, तो यहाँ पे निश्चितता की बात करते तो क्या होगा, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है।
यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निश्चयवाचक। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत ही शानदार, अगर आप अच्छे से समझ में आ चुका है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपको बताना है कमेंट करके, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार, और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा गया विधाता, सर्वश्रेष्ठ और या भूमिगत आशीर्वाद। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है, और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुछ बच्चे आशीर्वाद यानी कि ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए भी बता रहे हैं। चलिए देखते कौन सा सही होने वाला है। बिल्कुल बच्चों, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है विधाता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई भी शब्द गलत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे गलती। देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कैसा लिखा जाता है, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो किस रूप में लिखा जाता है, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ का शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए भूमिगत कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो भूमिगत याद रखेंगे, और ये इंपोर्टेंट शब्द हैं। कैसे हैं, इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे इन्हें, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, भूमिगत, भूमिगत यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध रूप हो चुका है। अब बात करते हैं आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप कैसा लिखा जाएगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सब बच्चे। देखिए आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो आशीर्वाद यहाँ पे बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे किस पे, रे के ऊपर आता है, वे के ऊपर आता है रे, तो बन जाएगा आशीर्वाद। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत ही शानदार, आप याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये आशीर्वाद। कैसा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप एग्जाम में इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे और पहचान करके जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आंसर बन चुका है विधाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो यहाँ पे पूछा गया विशेषण का कौन सा बोध होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था या उत्तरावस्था। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। कि लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले इनकी। तो यहाँ पे क्या है, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। किसकी हैं, विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो दो तो यहाँ पे लिखी है, एक होती है उत्तम अवस्था। कौन सी होती है, उत्तम अवस्था होती है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम तीनों की अवस्थाएं लिख देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक शब्द होता है लघु, क्या होता है, लघु शब्द होता है। ये आपको याद रखना है, कैसा होता है, एक लघु होता है। मूल अवस्था में क्या होता है, लघु शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे लघु। और जैसे ही उत्तरावस्था में आता है, कैसा उत्तरा, तो देखिए इससे पहचान हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो और रहता है और रह लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका जो रूप बनेगा, इसका रूप जो बनता है तो लघुतर बन जाएगा। क्या बनेगा, लघुतर होता है, लघुतर। और बात करते हैं हमें उत्तम अवस्था की। तो उत्तम अवस्था में क्या आ रहा है, तम आ रहा है। क्या आ रहा है, ये वाला तम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लघुतम बन जाएगा। क्या बनेगा, लघुतम बन जाएगा। तो यहाँ पे तीन अवस्थाएं होती हैं किसकी, विशेषण की, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बन चुका है मूल अवस्था, और ये बन चुका है उत्तरावस्था, और ये यहाँ पे बन जाएगा लघुतम यानी कि उत्तम अवस्था। और ये कौन सा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट होता है। ये तीसरा होता है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो ये क्लियर है, आप सभी को समझ में आ चुका है। बात करते हैं अब यहाँ पे ऊपर क्या बचे हैं, दो। ठीक है, यहाँ पे बचा है परिमाण। जब भी किसी वस्तु को मापा या तोला जाता है उसे कहा जाता है परिमाण। क्या कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है। अब देखिए परिमाण में कैसा होता है, 2 किलो, हमने यहाँ पे लिखा है 2 किलो, 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, 2 किलो चावल। तो यहाँ पे 2 किलो चावल है, तो यहाँ पे क्या है, जहां पे भी वस्तु मापी या तोली जाती है वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है।
और यहाँ पे विशेषण का कार्य कौन करेगा, 2 किलो। जैसे यहाँ पे लिखेगा ढेर सारा, ढेर सारा, ढेर सारा अनाज, ढेर सारा अनाज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ढेर सारा आ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ये तो होता है निश्चित और ये होता है अनिश्चित, उदाहरण इसी के हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सार्वनामिक, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसका एक उदाहरण मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं उदाहरण। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिख दिया है इसका, तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कोई मुझे जानता है, कोई मुझे जानता है, मुझे जानता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई क्या है, एक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य। कोई मुझे जानता है, तो यहाँ पे क्या कहेगा, कोई मुझे जानता है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई मुझे जानता है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसको डायरेक्ट इसी तरह से याद भी रख सकते हैं, इसी रूप में भी याद रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आप, यह क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक कहा जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक संज्ञा शब्द जरूर आएगी इसके साथ, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया सर्वनाम कौन सा है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुरुषवाचक लिखा है, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे सब बच्चे आंसर करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, आप भला तो जग भला, यानी कि जब हम खुद, हमारा खुद का भला होगा तो जब तो जग का भला होगा। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है, बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही शानदार, तो बच्चे आंसर करने लगे हैं और बच्चे आंसर कर रहे हैं निजवाचक। चलिए, बहुत शानदार, तो आंसर बी कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही शानदार है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी एक और पहचान है, जहां पर स्वयं की बात की जाए, इसकी स्वयं की बात की जाए या खुद की बात की जाए, ठीक है, खुद की बात की जाए तो आप याद रखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा या अपने आप, क्या कहते हैं, अपने आप, अपने आप, अपने आप जहां पे भी आ जाए तो वहां पे क्या होगा, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, तो आप याद रखेंगे। तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ चुका है पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में क्या होते हैं, मैं आता है, मैं, ठीक है, तू, आप। तो जहां पर भी होते हैं, क्योंकि इसके भेद होते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, ठीक है, मध्यम और अन्य, 3 होते हैं, तो याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उनको लिख देते हैं एक बार। चलिए, तो आप याद ऐसे ही याद रखेंगे। तो यहाँ पे होता है पुरुषवाचक। अब बात करते हैं निश्चय में। कि निश्चय में क्या होता है, किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध करे। तो वहां पे इसकी पहचान है वह और यह और वह है, याद रखेंगे, इससे पहचान होगी। पास के लिए, निकट वस्तु के लिए क्या होता है, निकट के लिए यह का प्रयोग किया जाता है, और दूर के लिए क्या, दूर के लिए किया जाता है वह का। जैसे दूर है तो कहेंगे वह गाड़ी मेरी है, तो दूर खड़ी है लेकिन किसकी है, मेरी है। पास की चीज है तो कहेंगे यह गाड़ी मेरी है, क्या, अगर कोई पास वस्तु रखी है, यह पुस्तक मेरी है, वह मकान मेरा है, तो दूर से बता देंगे, तो वहां पे यह वह का कार्य चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई अनिश्चित की। देखिए, अनिश्चित में कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे, अनिश्चित में होता है कोई या कुछ, क्या, कोई या कुछ होता है। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या कहा है यहाँ पे, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो पता नहीं कौन है, या रास्ते में कुछ खा लेना, तो इसकी निश्चितता का बोध नहीं होगा, इसे कहा जाता है अनिश्चित बोधक।
चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पे लिखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार, लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिमालय लिखा है। और हिमालय क्या है, जब भी किसी एक वस्तु के बारे में बात की जाए, इसके बारे में, एक वस्तु के बारे में बात की जाए, तो वहां पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक ही आता है। ठीक है, जब यहाँ पे एक ही वस्तु की जो जाति का बोध कराते हैं वहां पे जाति आता है, तो याद रखेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अब जाति की बात करते हैं कि जाति में कैसा आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मनुष्य, तो मनुष्य क्या आता है, जाति में आता है। मनुष्य आ जाए, पर्वत आ जाए, ठीक है। हिमालय के सिर्फ एक ही है, ठीक है। जहां पर एक जैसे हो, एक जाति का बोध कराए, वहां पे क्या होता है, पर्वत है, फल है, ठीक है, गाय है। तो ये सब क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक में, जैसे हम लिखेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक में जैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गंगा, क्या लिखा है, गंगा लिखा है, और गीता लिखा है, रामायण लिखा है, रामायण। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाववाचक है, तो भाववाचक में कैसा आएगा, ममता, अपनापन, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, इन्हें कहा जाता है भाववाचक। क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। अपनापन आ चुका है, गुरुत्व आएगा, गुरुत्व। तो ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद बात करें समूह की, तो समूह में क्या आएगा, समूह में बात करते हैं पुंज, क्या आएगा, पुंज आता है, या सेना आती है, सेना, कक्षा, क्या आती है, कक्षा आती है। ये आपको याद रखेंगे। हाथियों का झुंड होता है, क्या, हाथी का झुंड, हाथियों का झुंड, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, देखिए यहाँ पे हाथियों नहीं आएगा, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे झुंड की बात भी तो बहुवचन है, हाथी का झुंड इसको कहा जाएगा, इसका हाथी का झुंड। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अंगूर का गुच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे ध्यान देंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध है पूछा गया है। तो कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन है, सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा। और लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे, और सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रसून लिखा है, गर्दभ लिखा है, सुसुप्ति लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे पंकज लिखा है, बिल्कुल सही है, परंपरा भी सही है, और यहाँ पे गंगा भी सही है। अब बाकी और देख लेते हैं कौन कौन से सही है। चंचल भी सही लिखा है, कन्या भी सही लिखा है, और घंटा भी। चलिए आगे देखेंगे, लक्ष्य भी बिल्कुल सही लिखा है, और यहाँ पे गलत क्या है, तो यहाँ पे ये शब्द गलत है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। क्या रहा है, दूसरा व तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहचान कर लेते हैं, इनको बनाएंगे भी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रसून, ठीक है, तो यहाँ पे प्रसून कैसे लिखा जाता है, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए प्रसून इस तरह से लिखा जाता है, जो शुद्ध रूप होता है प्रसून का, ये प्रसून का शुद्ध रूप है। और यहाँ पे लिखा है गर्दभ, गर्दभ संस्कृत में बोलते हैं गधे को, इसको बोलते हैं, गधे को बोलते हैं, याद रखेंगे।
तो याद रखेंगे किसको बोलते हैं, गधे को किसको बोलते हैं, गधे को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सुसुप्ति, तो सुसुप्ति यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे शुद्ध रूप हो चुका है सुसुप्ति। अब बात करते हैं तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप तो यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। अब देखिए इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, तो लक्ष्य तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, या लक्ष्य तो बिल्कुल सही है। और कृपया कैसे लिखा जाता है याद रखेंगे, इसके दोनों रूप मैं लिख रहा हूं, याद रखेंगे। एक तो होता कृपा और एक होता कृपया। क्या होता है, कृपया होता है, जो दोनों रूप बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा है अभिनेत्री, तो अभिनेत्री को लिखा जाता है, याद रखेंगे, अभि प्लस नेत्री। और यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा आती है, अभिनेत्री यहाँ पे आ जाएगा। और वहां पे कौन सी आ रही है, भय पे बड़ी की, और यहाँ पे क्या छोटी की आएगी। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, चाहो करो बस हमें तंग न करो, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए पूछा गया है यहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा आने वाला है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे, जब किसी वाक्य में अल्प समय यानी कि कम समय के लिए रुका जाता है उसे अल्प विराम कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम क्या होता है, अल्प से ज्यादा रुकने को कहा जाता है। और यहाँ पे पूर्ण विराम आता है खड़ी पाई, ठीक है। और यहाँ पे योजक चिन्ह आता है इस तरह से, ये आप याद रखेंगे। तो चिन्ह के नाम हो चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अर्धविराम। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, अर्धविराम बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अर्धविराम। सॉरी कहाँ पे आएगा, करो के बाद आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्प विराम अर्धविराम आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा और ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा और सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या आएगा। यह किस वर्ग के अंतर्गत के व्यंजन है, ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, और आपने पढ़ा भी है पिछली क्लास में। उसमें है, अंतस्थ है, दंत है या तालव है। तो देखिए ताल वाले कौन से होते हैं, दंत वाले कौन से होते हैं, ओष्ठ वाले कौन से होते हैं। देखिए बात करते हैं तालु की, तो ताल में कौन सा आता है, च वर्ग आता है। तो यहाँ पे च वर्ग तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे ये तो आंसर गलत हो जाएगा। दंत में कौन से आते हैं, तो त वर्ग आता है, त वर्ग भी नहीं है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, त वर्ग भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उष्म, तो उष्म में क्या आता है, स आता है, से तीनों आते हैं, से और यहाँ पे है आता है, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या बना आंसर, आंसर बना अंतस्थ व्यंजन। और संख्या कितनी होती है इनकी, 4 होती है। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत ही अच्छा, आप सभी को समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे आंसर करेंगे। निगम अथवा विभाग अध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई विभाग का अध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई पत्र भेजता है तो उसे क्या कहा जाता है, आदेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठांकन, मितव्यय पत्र, अधिसूचना या आज्ञा पत्र। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। देखिए अगर कोई विभाग का अध्यक्ष है तो वो अपना ऑर्डर कर रहा है तो क्या करेगा, वो क्या भेजेगा, आज्ञा पत्र तो भेजेगा। क्या भेजेगा, आज्ञा पत्र। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, क्या होता है, आज्ञा पत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे अधिसूचना है, तो जो सरकारी विभाग होते हैं कौन से होते हैं, सरकारी विभाग, सरकारी जो विभाग होते हैं तो उनकी क्या होता है, उनके बारे में, वैकेंसी के बारे में, नियमों के बारे में, नियमों के बारे में, किसके, नियमों के बारे में, सरकारी विभाग के बारे में, नियमों के बारे में, ठीक है। और सरकार के कामकाज के बारे में इसकी सूचना दी जाती है, इसे कहा जाता है अधिसूचना, क्या नोटिफिकेशन इसको कहा जाता है,
तो आप याद रखेंगे। और किस में होता है ये गजट में पेश होता है। किस में होता है? गजट में, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब प्रत्येक तार के पते में कम से कम कितने शब्द होते हैं? देखिए तार के बारे में पूछा गया और पूछा गया उसमें कम से कम कितने शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है 5 है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी 4 है, ऑप्शन नंबर डी 10 है। तो बच्चों याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही तरीके से क्या आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार बच्चों के आंसर आने लगे हैं। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने आंसर दिया है 2, बहुत शानदार। तो क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तार जो होता है, तार जो होता है कैसे होता है? जल्दी भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कोई पत्र को हमें जल्दी भेजना से तार के माध्यम से भेजते हैं, जिसे द्रुत पत्र भी कहा जाता है, यानी कि तेज जाने वाला पत्र। क्लियर है? तो क्या होते हैं याद रखिए 2 होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे ध्यान देंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। देखिए द्रुत पत्र को किस तरह का आलेखन माना जाता है? देखिए अभी बात कर रहे थे और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो बताएंगे सब बच्चे। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है मितव्यय पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र, या यहाँ पे लिखा जाएगा तार पत्र। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या आ रहा है। और लगातार आप सभी हमारे क्लास में जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे। देखिए बात करते हैं परिपत्र की। जब कार्यालय बहुत सारी प्रतिलिपियां विभागों में भेजता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। क्या? परिपत्र कहा जाता है। विभागों में प्रतिलिपियां भेजना, कहां पे? विभागों में प्रतिलिपियां। प्रतिलिपियों को भेजा जाए, को भेजा जाए, ठीक है, भेजा जाए, उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। और देखिए अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? जब हमारा एक पत्र गया हुआ होता है किसी विभाग में और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, उन्हें याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक पत्र का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तार बन जाएगा। क्लियर है? क्या बनेगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब बच्चे ध्यान देंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? देखिए बहुत ही आसान है, तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। और आप सभी लगातार हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे। जो बच्चे नया है क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। चलिए बहुत ही शानदार। तो बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या है अभी? इसका नाम है अर्धविराम। क्या है बच्चों? अर्धविराम है। आप याद रखेंगे क्या है? अर्धविराम इसका चिन्ह का नाम है। आप सभी इसका नाम याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही शानदार। तो ये आपको नाम याद रखना है, अर्धविराम। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्या नाम है। इसे कहा जाता है अल्पविराम। क्या कहा जाता है इसे बच्चों? अल्पविराम कहा जाता है। आप याद रखेंगे अल्पविराम। क्लियर है? इसे कहा जाता है अल्पविराम। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। इसे क्या कहा जाता है? विस्मय कहा जाता है। इसे कहा जाता है विस्मय आदि। क्या कहा जाता है? विस्मय इसको कहा जाता है विस्मय आदि। विस्मय आदि बोधक। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल हमारा सही आंसर है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। तो आगे ध्यान देंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे ध्यान देंगे और बताएंगे सही आंसर क्या आ रहा है। हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? देखिए हंस पद किसे कहा जाता है? जहां पे कोई गलती आ जाए और या हम कुछ छूट जाए हमसे, तो वहां पे हंस पद का प्रयोग करते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगर हम लिखते हैं जैसे मैं आज, ठीक है, जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कुछ भूल चुका हूं, जा कहाँ रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं, तो कहाँ जा रहा हूं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे हमने लिख दिया तो यहाँ पे हम भूल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रुटि लगा के मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। तो आपको ये लिखना है, त्रुटि लगा देंगे तो त्रुटि के बाद पहचान हो चुकी है, तो चिन्ह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे हमने अभी अर्धविराम कहा जाता है, देखिए इसे कहा जाता है विवरण चिन्ह। क्या कहा जाता है इसको, विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सरनाम के सरनाम के 4 भेद होते हैं, 4 भेद हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, भेद हैं तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका किसका प्रयोग किया हमने, किसका प्रयोग किया बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है विवरण, यानी कि उसके बारे में सारी जानकारी देना, कौन कौन से भेद हैं, आगे ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पे बचा है बारंबारता, इसे कहा जाता है बराबर, क्या कहता है, बारंबारता, ठीक है। यह इसको क्या कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है, या इसको बराबर कहा जाता है, एक दूसरे को बराबर करने वाला। क्लियर है, इसको बराबर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे ध्यान देंगे और आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, पूछा गया है क्रिया के विकल्प का सही भेद क्या बन रहा है, सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या देगा। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, देखिए नाम धातु है, प्रेदंत है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है, तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। और बच्चों आपके तो क्या आंसर आ जाएगा, तो देखिए दीपा यहाँ पे क्या आ रही है, दीपा करता है, क्या है, दीपा यहाँ पे करता है, और यहाँ पे काम किसके द्वारा, दीपा के द्वारा क्या कर रहा है, गाय को चारा खिला रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्विकर्मक आ जाएगा। तो यहाँ पे द्विकर्मक कौन कौन से जान लेंगे, यहाँ पे देखिए जब किसी भी वाक्य में एक क्रिया से अलग आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पे गाय क्या है, ये भी एक संज्ञा है, क्या है, एक संज्ञा है, और उसके बाद यहाँ पे चारा क्या है, चारा भी एक संज्ञा है। क्लियर है, जब भी 3 संज्ञा एक वाक्य में हो जाए, वहां पे क्रिया के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पे जो होता है, एक तो मुख्य होता है कर्ता, क्या होता है, ये संज्ञा होती है कर्ता के रूप में, क्या होती है, कर्ता के रूप में, और जो यहाँ पे के संज्ञा आती है, ये संज्ञा जो होती है इनका बन जाता है कर्म, क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, इन्हें कहा जाता है कर्म, ठीक है। और एक कर्म इसे क्या कहेंगे, द्विकर्म कहते हैं, तो इसका बन जाएगा द्विकर्मक, क्या बनेगा, द्विकर्मक क्रिया बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या बना, द्विकर्मक आ जाएगा। सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है बच्चों, चलिए बहुत शानदार, अगर आपको अच्छी समझ में आ चुका है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे आंसर करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए रोहन चाय पीकर बैठ गया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या नाम धातु, तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहचान बताई थी पिछली क्लास में, जहां पर करा जाए तो वहां पे क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, बिल्कुल सही आंसर है।